हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इससे पहले हम बेसिकली दो एप्लीकेशन स्टडी कर चुके हैं, पॉइंट चार्ज एंड इनफिनाइट लाइन चार्ज। तो अब जो हम एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं, एप्लीकेशन नंबर 3, वो है आपका इनफिनाइट शीट चार्ज। तो यहां पर इसे भी हम बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं, इनफिनाइट शीट चार्ज। तो आप ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा इस एप्लीकेशन को, इसकी मीनिंग को पहले आप ध्यान से अंडरस्टैंड करिए। तो समझिए, सपोज करिए हमारे पास इनफिनाइट शीट है ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रो एस कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आपको यूनिफॉर्म चार्ज गिवन है रो एस कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर है ना। तो आपको क्या गिवन है? इनफिनाइट शीट विथ यूनिफॉर्म चार्ज रो एस कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये आपकी सिचुएशन है और आपको इसके कारण क्या कैलकुलेट करना है? आपको अब इसके कारण कैलकुलेट करना है कैपिटल डी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। गॉस लॉ आपको यूज करना है। लेकिन अगर आप गॉस लॉ यूज करना चाहते हैं तो जैसा मैंने हमेशा आपको बोला है कि आपको एक सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझना होगा। ठीक है, आपको एक सिमेट्री ढूंढनी होगी। तो आप समझिए, अगर आपके पास शीट है ना, शीट को आप कैसे समझेंगे? तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए, ये आपका एक एग्जांपल है। जैसे सपोज करिए ये मैंने एक पेज कंसीडर कर लिया है। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है और कोई मीनिंग नहीं है। आप देखिए, मान लीजिए ये आपकी एक शीट है। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसा रखते हैं तो आपका पता है आपको कि फ्लक्स क्या होता है, आपका आउटवर्ड होता है। तो आपका इस तरीके से और इस तरीके से होगा। अगर आप ऐसा रखें तो इस तरीके से और इस तरीके से होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो आपका लेफ्ट राइट, इस तरीके से रखेंगे तो टॉप बॉटम, इस तरीके से रखेंगे तो फ्रंट बैक। तो बोलने का मतलब यह है कि वो शीट की पोजीशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन दो सरफेसेस हमेशा आएंगी। तो आप खुद दिमाग लगाइए कि कौन सी ज्योमेट्री सबसे बेस्ट हो सकती है शीट चार्ज के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री ले लीजिए। सपोज करिए आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लीजिए। तो अगर आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स कंसीडर करते हैं तो अगर मान लीजिए शीट को आप ऐसा रखते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आपका शीट ऑफ चार्ज है वो सिमेट्रिकली कट करेंगे आपके। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स को, बेसिकली दो सरफेस को आप देख सकते हैं। और जो शीट ऑफ चार्ज है, जो बेसिकली शीट है आपकी, शीट के पैरेलल होंगी आपकी दो सरफेस उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के। ठीक है, तो शीट ऑफ चार्ज क्या करेंगे? सिमेट्रिकली कट करेंगे और वो जो दोनों सरफेस हैं वो शीट के पैरेलल भी होंगी। ये पॉइंट भी आपको क्लियर रखना है। आप जैसे भी रख लीजिए शीट को, आपकी मर्जी, मैं ऐसे लेकर चल रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर अब आपको ये बातें समझ में आ गई हैं कि आपको मिनिमम दो सरफेस लगेंगी और आपको कौन सी ज्योमेट्री लेनी है ये भी आपको समझ में आ गया है। मिनिमम क्या, एग्जैक्ट दो सरफेस ही होंगी और कौन सी ज्योमेट्री लेनी है ये बात हम समझ गए हैं, रेक्टेंगुलर। तो यहां पर ये बातें समझ जाने के बाद, ये बातें आपने की क्यों? क्योंकि आपको इस शीट ऑफ चार्ज के कारण कैपिटल डी निकालना था एट पॉइंट पी। क्लियर है पॉइंट? वो तो वही थ्योरी है जो अभी तक आप पढ़ते आए हो। तो यहां पर आप क्या करोगे, आपको यह समझना होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है डी, वो क्या होगी। तो आप देखिए, आप समझिए ना, आपने शीट को ऐसा रखा तो ऐसे आपका शीट ऑफ चार्ज सिमेट्रिकली कट किया दो सरफेस को, मतलब जो आपकी डी है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो नॉर्मल टू द शीट होगी। आप समझिए, नॉर्मल टू द शीट। आप चाहे तो मैं आपके लिए रफ में एक डायग्राम बना देता हूं। वैसे जो पेज था ना वो काफी अच्छा एग्जांपल था, लेकिन फिर भी आपके लिए अगर एक डायग्राम में शो कर दूं तो इस तरह से ये आपकी शीट ऑफ चार्ज हो गई। ठीक है, ये आपका रो एस कूलाम पर मीटर स्क्वायर आपको गिवन है और देखिए इस तरीके से दो सरफेस जो है वो सिमेट्रिकली कट होंगी। ठीक है, तो यहां पर आपको सरफेस कौन सी लेनी चाहिए? रेक्टेंगुलर। ठीक है, देखिए 3D में बनाना पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हैं। टोटल आपकी 6 सरफेस होती हैं। हमारा टारगेट क्या है कि हमें यह समझना है कि ये दो सरफेस आपकी कट हो रही हैं। क्लियर हो गया अच्छे से? आप एक रूम को एग्जांपल ले लीजिए, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो अब आप देखिए ये जो D है, D हमें कैलकुलेट करना था और आपने समझ लिया है कि जो D है, ठीक है, जो फ्लक्स है बेसिकली, तो जो D है आपका फ्लक्स डेंसिटी जो है वो क्या है? बेसिकली नॉर्मल टू द शीट है।
और नॉर्मल टू द शीट है और सरफेस भी आपने इस तरह से कंसीडर की है, तो इन दोनों सरफेस के लिए भी देखिए इसी तरीके से होगा, सेम टू सेम। तो अब आप समझिए, अगर मान लीजिए आप इस तरह का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि यहां पर आपके पास ऑप्शन तीनों हैं, आप ऐसे भी रख सकते थे, आप ऐसे भी रख सकते थे और आप ऐसे भी रख सकते थे। तो चूंकि तीनों एग्जांपल है एक्स वाई जेड का, तो आपको कुछ ना कुछ एग्जांपल तो लेना ही पड़ेगा। तो लेट सपोज मैं ऐसा लेके चलता हूं कि जो आपके पास इनफाइनाइट शीट चार्ज है ना, वो आपकी किस पे थी, वो आपकी थी एट जेड इक्वल टू 0 प्लेन। ये मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है। इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। तो इनफाइनाइट शीट चार्ज आपकी एट जेड इक्वल टू 0 प्लेन थी। इसका मीनिंग क्या है कि जेड कांस्टेंट है। मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए हैं, हर जगह आपको समझाया है सारे के सारे पॉइंट्स। जेड इक्वल टू 0 प्लेन का मतलब जेड कांस्टेंट है, जहां जेड इक्वल टू 0 है, मतलब वेरिएबल कौन कौन है, एक्स और वाई। तो मैंने हमेशा बताया किसी भी प्लेन, किसी भी सरफेस में जब दो चीजें वेरिएबल होती हैं, जो थर्ड वाला होता है कांस्टेंट, वही होता है नॉर्मल, और वही आपका डायरेक्शन भी इंडिकेट करता है। ये पॉइंट समझाया है। लेंथ के लिए डायरेक्शन क्या बताया है, अलोंग द लाइन। सरफेस के लिए क्या बताया है, दो चीजें वेरिएबल होंगी, थर्ड कांस्टेंट होगा और थर्ड वाला ही नॉर्मल होगा उस प्लेन के, और वही डायरेक्शन होगा। वॉल्यूम के लिए कोई डायरेक्शन होता नहीं, तीनों की तीनों चीजें वेरिएबल होती हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब अगर आप ऐसा लेके चल रहे हो कि आपकी जो शीट है वो जेड इक्वल टू 0 प्लेन पे है, जहां पर जेड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब डायरेक्शन भी क्या होगा, आपका डायरेक्शन जो होगा, अगर आप नॉर्मल टू द शीट की बात करते हो, नॉर्मल टू द शीट हमारा डी है, हमने यही बोला ना कि जो डी है आपका वो नॉर्मल टू द शीट है। तो अगर डी आपका नॉर्मल टू द शीट है और नॉर्मल टू द शीट डायरेक्शन क्या है, ए जेड है, क्योंकि शीट जो है वो जेड इक्वल टू 0 प्लेन पर है, और जेड इक्वल टू 0 प्लेन का मतलब है जेड कांस्टेंट है, दैट मींस डायरेक्शन उसके नॉर्मल क्या होगा, ए जेड होगा। और आपका डी भी नॉर्मल टू द शीट है, इसका मतलब उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, ए जेड होगा। तो आप डी को यहां क्या मेंशन करेंगे, डी जेड ए जेड, ठीक है। देखिए भले आराम से इसे समझिए, स्पीड कम कर लो, लेकिन समझ में आना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी चीजें। मेरी पूरी कोशिश है, देखिए अदर सब्जेक्ट्स भी आप देख रहे होंगे मेरे, वहां पर और यहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। ईएमएफटी में चीजों को अगर आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखो फॉर्मूले रट के आप 10 मार्क्स में 5 मार्क्स 4 मार्क्स ले आए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 10 मार्क्स में 8 to 9 मार्क्स ले आए सारी चीजें अंडरस्टैंड करके, तो वो बड़ी बात है। 10 आउट ऑफ 10 ले आए, वो सबसे बड़ी बात है। तो बहुत आराम से समझो, कोई हड़बड़ी नहीं करना आप लोगों को, अच्छे से नोट्स बनाते चलो। अब आप देखो डी की वैल्यू क्या हो गई, डीजेड एजेड हो गई। अब डी की वैल्यू डीजेड एजेड हो जाने के बाद आप एग्जाम्पल कोई और भी ले सकते थे ना, ध्यान रखना, एक्स इक्वल टू 0 प्लेन या वाई इक्वल टू 0 प्लेन, कुछ भी ले सकते थे। अब आप देखो, आपके पास गॉस लॉ है, डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू। देखो फिर से क्यू नाम की कोई चीज नहीं है, जैसे लाइन जब हमने कंसीडर किया था इनफाइनाइट लाइन चार्ज, वहां पे रो एल था, वैसे ही यहां पर रो एस है। तो आपको क्यू को रिप्लेस करना होगा इन टर्म्स ऑफ रो एस, ठीक है। तो देखो रो एस क्या होता है, कुलाम पर मीटर स्क्वायर, क्यू क्या होता है, कुलाम। इसका मतलब यहां पर आपको मीटर स्क्वायर से मतलब एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर आप रो एस को एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू मिल जाएगा। वो एरिया कौन सा होगा ये भी डिस्कस करते हैं। तो देखो यहां पर जैसे मैंने बताया कि जो आपका शीट है वो दो सरफेस को, बेसिकली शीट ऑफ चार्ज दो सरफेस को क्रॉस करने वाला है। शीट जो है वो दो सरफेस के पैरेलल है, इसका मतलब दो सरफेस आपकी अफेक्ट होने वाली है, ठीक है। तो अगर लेट सपोज हर एक सरफेस का एरिया कैपिटल ए है, तो दो सरफेस का एरिया क्या होगा, a प्लस ए 2a होगा, ठीक है। तो देखो इसको ऐसा लिख सकते थे ना, देखो d की वैल्यू dz az है, मैं अभी सिर्फ ना एम्पलीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं, ठीक है। ds का भी डायरेक्शन और d का भी डायरेक्शन आपका az डॉट az1 हो जाएगा। मैं सिर्फ एम्पलीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं dz। तो आप देखो dz, मैंने हमेशा बोला है कि जो आपका d होता है वो नॉर्मल टू द गॉसियन सरफेस होता है, और इसके साथ ही साथ डी ऑन द सरफेस ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो यहां पर जो डी है आपका कांस्टेंट है, उसको आपने आउटसाइड कर लिया। तो आपने अब देखो क्या लिखा, अंदर आपको पता है जो कंप्लीट आपका डीएस है मतलब क्लोज्ड, उस क्लोज में 6 सरफेस नहीं है, क्लोज में सिर्फ 2 सरफेस ही अफेक्ट हो रही है। तो आपको सिर्फ 2 सरफेस पर ही फोकस करना है। तो आप क्या लिखोगे, डी डॉट डी एस। तो डी तो ऑलरेडी लिख चुके हो, तो यहां पर आप खाली क्या मेंशन करोगे, आप यहां पर मेंशन करोगे डीएस प्लस डीएस, ठीक है। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट बैक कुछ भी आप मान लो। तो डीजेड हमने ऑलरेडी लिख लिया था ना बाहर। तो अब देखो क्या होगा, डीजेड डीएस। जैसे मैंने बोला कि लेट सपोज
लेफ्ट और राइट सरफेस है, इसका एरिया ए है, इसका भी ए है, तो दोनों का ए और ए है, हमें टोटल एरिया गिवन है, मान के चलो ए, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका डी जेड इंटू 2a। ध्यान रखना डी जेड सिर्फ मैग्नीट्यूड है। यहां पर अब अगर आप बात करोगे क्यू की, जैसे मैंने बोला क्यू आपको क्या लिखना है, रो एस इंटू एरिया, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो अब आपको समझना होगा क्यू मतलब इस रो एस के कारण, तो ये जो शीट ऑफ चार्ज, ये जो फ्लक्स लाइंस ये जो जा रही हैं, ये बेसिकली किस एरिया से रिलेटेड होंगी, आपको कौन सा एरिया कंसीडर करना होगा, ए वाला ही तो कंसीडर करना होगा ना। अच्छे से समझ में आ रहा है, आखिरकार ये जिन सरफेस को क्रॉस कर रही है उनका एरिया है क्या, उनका एरिया ए ही तो है ना। पॉइंट समझ में आ गया, जिस सरफेस को मैंने बोला ना सिमेट्रिकली कट होंगी सरफेस आपकी शीट ऑफ चार्ज के थ्रू, तो वो एरिया ए ही तो है, तो आपको जो रो एस के साथ जो मल्टीप्लाई करना होगा एरिया, ठीक है, वो क्या करना होगा, ए ही करना होगा, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। समझ में आ गया, तो ये आपका दे देगा क्यू, ठीक है। अब आप देखो यहां पर आंसर क्या होगा, डी जेड इज इक्वल टू रो एस अपॉन 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। और चूंकि आपने z इक्वल टू 0 प्लेन कंसीडर किया था, तो d की वैल्यू क्या है, dz az, तो d का आंसर हो जाएगा रो एस अपॉन 2 az, और यहां से ऑलवेज हम d के बाद क्या निकाल सकते हैं, d इक्वल टू एप्सिलॉन e वाले फॉर्मूले का यूज करके कैपिटल E की वैल्यू, जो क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप क्या लिखोगे, रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन az, ठीक है। अगर फ्री स्पेस रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी रो एस अपॉन 2। ए जेड की जगह ए एक्स भी हो सकता है, ए वाई भी हो सकता है, बस एग्जाम में ये देखना कि आपको किस प्लेन पर गिवन है शीट चार्ज, इनफिनाइट शीट चार्ज, ठीक है। तो ये आपका ये एप्लीकेशन यहां पर कंप्लीट होता है। जैसा मैं हर एप्लीकेशन के बाद बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल जो है हम सब के एक साथ करेंगे और बहुत सारे करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।